कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का। एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हमारे केंद्र राज्य विधायी संबंध। तो उनके बारे में बात करते हैं। केंद्र राज्य के मध्य जो विधायी संबंध है, इनका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 263 तक किया गया है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करेंगे। तो केंद्र राज्य संबंधों में सबसे पहला हम बात करेंगे किसके, केंद्र राज्य के विधायी संबंधों के बारे में। सबसे पहले आता हमारा अनुच्छेद 245। तो 245 क्या कहता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 में संसद के द्वारा पारित की गई विधियों के उल्लेख किया गया है। तो 245(1) में क्या बताया गया, संसद जो भी कानून पास करता है उनके बारे में बताया गया है कि जो भी अधिनियम, जो भी अध्यादेश या जो भी कानून संसद के द्वारा पारित किए जाते हैं, तो संसद के द्वारा पारित की गई विधियां भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अथवा उसके किसी क्षेत्र विशेष में लागू होगी। अर्थात यदि हम संसद के कानूनों में ये लिख देते हैं कि पूरे देश में लागू होगी तो पूरे देश में होगी, और यदि उसमें लिखा हुआ कि ये पूरे देश में न होके इस क्षेत्र में लागू होगी तो उसी क्षेत्र में वो लागू होगी। और ये कहाँ लिखा हुआ, 245(1) में। राज्य विधायिका के द्वारा पारित की गई विधियां राज्य के पूरे क्षेत्र में अथवा उसके भी किसी खास क्षेत्र में लागू हो सकती है। ये भी हमारे 245(1) में लिखा हुआ है। अर्थात जब अध्यादेश या कानून या विधि पारित की जाएगी तब उसमें साफ साफ लिखना पड़ेगा। फिर आता है हमारे, जब लिखा होगा तो वैसे ही लागू होगी। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 245(2). भारत के संविधान के अनुच्छेद 245(2) के अनुसार संसद द्वारा पारित की गई विधियां भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय नागरिक है उन पर भी लागू होगी। ऐसा नहीं है भारत के क्षेत्र में या भारत के किसी खास क्षेत्र में लागू होगी। यदि भारत की सरकार चाहे, अर्थात राज्यसभा और संसद केवल भारत से बाहर रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं उन पर भी वो लागू हो सकती है। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधि विशेष स्थिति में राज्य से बाहर लागू होगी। अर्थात कोई न्यास का प्रश्न है, गुजरात का लैंड सीलिंग एक्ट था, बॉम्बे स्टेट वर्सेज RMDC एक्ट 1957 था। ये ऐसे कुछ मामले थे जिनमें क्या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधि राज्य के बाहर भी लागू हुई थी। नहीं तो एक राज्य की विधि उसी राज्य क्षेत्र में लागू होगी, लेकिन केंद्र सरकार की या संसद के द्वारा पारित की गई विधि भारत के बाहर भी रहने वाले जो भारतीय उन पर लागू हो सकती है। अनुच्छेद 245(2). अब इसका एक अपवाद होता है, अनुच्छेद 240। क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अनुसार राष्ट्रपति यह आदेश जारी कर सकता है। क्या, राष्ट्रपति यह आदेश जारी कर सकता है कि कोई संसदीय विधि या उस विधि का कोई भाग केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा या नहीं होगा। तो इसमें क्या है, हमारे राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 240 के अंतर्गत, और साफ कह सकता है कि संसद ने तो कानून बना दिया, लेकिन संसद के बनाया कानून इस केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होगा, या फिर इस कानून का एक छोटा सा भाग या कोई विभाग हमारे उस केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होगा। ये कौन कर सकता, हमारे राष्ट्रपति एक ऐसा आदेश जारी कर सकता है। जैसे 4 राज्य हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे कि हमारे एक तो अंडमान निकोबार, दमन दीव नागर हवेली, लक्षद्वीप, लद्दाख, इनमें ऐसा किया जा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है कि संसद के द्वारा पारित किया गया कोई अधिनियम या उस अधिनियम का कोई भाग निम्नलिखित राज्यों के जो स्वायत्तशासी निकाय हैं उनमें लागू नहीं होंगे। जैसे कि हमारा AMMT था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनके अंदर जो स्वायत्तशासी जिले हैं उन पे वो लागू नहीं होंगे। और टोटल कितने जिले थे, 10 जिले। कितने जिले थे, 10 जिले थे, उन पे वो लागू नहीं होंगे। अब बात करें कौन कौन से राज्य है वो, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अब आप सोचेंगे इसमें मैंने अभी बताया था असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, तो इसमें असम की बात अलग है। असम की बात अलग क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इनमें टोटल कितने, 10 स्वायत्तशासी जिले हैं। उन पे यदि राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश या आदेश देके ये कह सकता है कि इनके ऊपर लागू नहीं होंगे। राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि कोई संसदीय विधि या उसका कोई भाग राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। जैसे राजस्थान में 8 जिले हैं ऐसे जिनके क्या जनजातीय जिले घोषित किए गए, तो 5वीं अनुसूची में जो निर्देशित किए गए क्षेत्र हैं उन पे वो लागू नहीं होंगे। ऐसा कौन कह सकता है, हमारा राज्यपाल। असम का राज्यपाल ये आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई अधिनियम
अथवा उसका कोई भाग छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो ये कौन कह सकता है? हमारा असम का राज्यपाल। अब बात करें अनुच्छेद 246 की। 246 क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 में क्या संघ और राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है। अर्थात संघ के कौन कौन से विषय होंगे, राज्यों के कौन कौन से विषय होंगे, इन सब का बंटवारा किस में किया गया? अनुच्छेद 246 में। इन सब का उल्लेख कहाँ किया गया है? 246 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत एक तो हमारी संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। ठीक है। अब इनके द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है। किन किन के जरिए? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनके द्वारा केंद्र राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है। और इन सब का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान की 7वीं अनुसूची में इन सब का उल्लेख किया गया है कि कौन सी सूची के अंदर कितने विषय दिए गए। अब बात करें संघ सूची और राज्य सूची के बीच में अतिव्याप्ति होती है। अर्थात कि कोई भी कानून बनाया जाता है, क्या कोई भी कानून बनाया जाता है और वह संघ सूची और राज्य सूची दोनों से ही संबंधित है, तो संघ सूची को ही प्रधानता दी जाएगी। इसे परिसंघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसंघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहते हैं कि यदि मान लो एक विषय है जिसमें केंद्र सरकार ने कानून बना दिया और उसी विषय पर राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया, तो कौन किसका कानून माना जाएगा? तो संघ सूची का या केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? परिसंघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत। अब बात करते हैं न्यायालय ने इस मामले में एक निर्णय दिया था। उस निर्णय की बात करें, संघ सूची की प्रधानता होगी। अर्थात किसी भी मामले में यदि राज्य सूची और संघ सूची में कोई भी गड़बड़ होती है या एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं, तो संघ सूची को प्राधान्यता दी जाएगी। प्रत्येक विषय को व्यापक अर्थ देना और आनुषंगिक विषय और समानुषंगिक विषय इसके अंदर ये भी आते हैं। तो अब ये बात कर रहे हैं हम कि संघ सूची मतलब सर्वोच्च न्यायालय और क्या कहते हैं केंद्र सरकार को किन किन मामलों में सर्वोच्चता दी जाएगी। इन मामलों में यदि कोई भी कानून बनता है तो संघ को सर्वोच्चता दी जाएगी। जैसे हम भूमि और टैक्स से संबंधित कोई मामला आता है, समन्वयकारी कोई निर्वचन होता है, सार तत्व जैसे हमारे बंगाली साहूकार अधिनियम, मुंबई मद्य निषेध अधिनियम, इस प्रकार के जब कानून बने थे तो राज्यों ने भी कानून बनाए और संघ ने भी कानून बनाए, लेकिन संघ के कानून ही मान्य रहे, राज्यों के कानून मान्य नहीं रहे। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 247। क्या आता है? अनुच्छेद 247 आता है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 247 के अनुसार संसद अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है। संसद क्या कर सकता है? अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारे की कई बार 25 न्यायालय चल रहे हैं अभी हमारे देश के अंदर। चाहे तो संसद क्या है 25 की जगह 35 न्यायालय भी बना सकता है। फिर अनुच्छेद 248 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार जो अवशिष्ट शक्तियां होती है, अब आप सोचेंगे अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? ऐसी शक्तियां जिनका न तो संघ सूची में लिखा गया है, न राज्य सूची में, न ही समवर्ती सूची में, कहीं भी जिनका उल्लेख नहीं है, उन विषयों का या उन शक्तियों को क्या है? संघ को दी जाएगी। अर्थात वे शक्ति किसको मिल जाएगी? अपने आप ही वे सारी शक्तियां संघ को मिल जाएगी। अर्थात संघ, राज्य और समवर्ती सूची के अलावा जो भी विषय है, क्या क्या? संघ, राज्य और समवर्ती सूची के अलावा जो भी विषय है वो सारे विषय किसको मिल जाएंगे? अपने आप ही संघ को। और ये चीज हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत सरकार अधिनियम, तीनों के अंदर ये चीजें लिखी हुई थी। हमने ये चीजें कहाँ से ली है? इन तीनों से लिया है, क्योंकि ये तीन जगह ये चीज चलती है। कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास। ऑस्ट्रेलिया में किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसको दे रखी थी? गवर्नर जनरल। तो हमने किसको दिया? ये संघ को, ये केंद्र सरकार। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 249 की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से, राज्यसभा क्या कर सकती है? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो अनुच्छेद 249 क्या कहता है? कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। और ऐसा कानून बनेगा तो कितने टाइम तक लागू रहेगा? तो ऐसा कानून 1 साल तक लागू रहेगा।
राज्यसभा चाहती है कि वो 1 साल से ज़्यादा टाइम तक रहे, तो दोबारा से वैसा का वैसा कानून पारित करना होगा। अर्थात राज्यसभा पुनः प्रस्ताव पारित करेगी, पुनः संसद को ये अधिकार देगी और फिर उसे 1 साल से अधिक समय के लिए फिर बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार 1-1 साल करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो एक बार में तो 1 साल ही चलेगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महत्व की। राष्ट्रीय महत्व की बात कहें तो संसद किसी भी संस्था को, जैसे कि हमारे जयपुर के अंदर आमेर का किला है, चित्तौड़ का किला है, तो बहुत सारे ऐसे स्मारक होते हैं या बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, तो संसद किसी भी संस्था को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के बाद उनके ऊपर अलग विधि या कानून बना सकती है। जैसे कि हमारी जो नगर निगम है, तो नगर निगम जो ग्रेटर है, तो उसके अंदर एक तो ग्रेटर आता है, एक हेरिटेज आता है। तो हेरिटेज के अंदर जैसे आमेर है, वो नहीं आता है, उसके लिए अलग से बोर्ड बैठता है। तो वो किसके द्वारा प्रशासित होता है? वो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित होता है सीधा आमेर का, जबकि बाकी का एरिया हमारे यहाँ नगर निगम हेरिटेज के द्वारा किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी जगह को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 250 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 250 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के समय, कब? राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सकती है। कब? जब आप देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो तभी, उसके अलावा कभी भी नहीं। तो अनुच्छेद 250 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, वरना ऐसे तो नहीं बना सकती। यह कानून आपातकाल जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद 6 महीने तक ही लागू रहेगा। ऐसा यदि राज्य सूची के विषय पर कानून बनता है तो क्या होगा? तो ऐसा कानून केवल 6 महीने तक ही लागू होगा। और आपातकाल के समय संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने बाद अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। संसद चाहे तो पहले भी समाप्त कर सकती है, और यदि समाप्त नहीं करेगी तो केवल 6 महीने तक ही चलेगा। अनुच्छेद 251 क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के मध्य टकराव होगा, कि कोई भी कानून बन गया, संसद ने बना दिया, राज्य विधायिका ने बना दिया, और दोनों के बीच टकराट हो गई कि किसका कानून ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो साफ साफ संसद के द्वारा पारित कानून ही लागू होगा। राज्य विधानसभा के द्वारा पारित कानून लागू नहीं होगा किसी भी एक ही विषय में। और ये कौन बताता हमें? अनुच्छेद 251। फिर अनुच्छेद 252 क्या कहता है? अनुच्छेद 252 कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र से आग्रह कर दे, क्या? 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना दे, वो कह दे कि भैया हमारी बस की नहीं है कानून बनाने की, केंद्र सरकार तुम ही कानून बनाओ, तो अनुच्छेद 252 के तहत कह सकती है 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है, तो वो कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिसने ऐसी एप्लीकेशन दी है या फिर ऐसा आग्रह किया है। वो कानून जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी तो वो कानून केवल उन्हीं राज्यों पे लागू होगा, उनके बाहर नहीं। और ऐसा आज तक हुआ है क्या? हाँ, ऐसा हुआ है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 बना था, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट बना था 1994 का। तो ये केवल उन्हीं राज्यों पर लागू हुआ जिन्होंने आग्रह किया था। फिर आता अनुच्छेद 253। 253 क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए, क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद क्या कर सकती है? राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। ये कहाँ लिखा गया है? हमारे अनुच्छेद 253 में। लेकिन कब? जब वो मामला अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने का हो, इसके अलावा नहीं। आपको ये सब याद होना चाहिए किस मामले में कौन सा कानून बन सकता है। जैसे कभी बनाए क्या? हाँ बनाए, जैसे यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947। इसके अंदर ये लिखा गया था कि यदि यूनाइटेड नेशंस का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी भारत में आता है और कोई इनसे गलती भी हो जाती है तो भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जैसे हमारा जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1982 है, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 है, लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट एंड ट्रिप्स एक्ट है। तो इनके अंतर्गत प्रावधान किए गए।
फिर आता है हमारा अनुच्छेद 254। तो अनुच्छेद 254 क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधायी के दोनों ही कानून बना देते हैं। किस पे? समवर्ती सूची पे। वैसे कानून बनाने का अधिकार किसको है? दोनों को ही है, संसद को भी है, साथ ही साथ क्या, राज्य विधायिका को भी कानून बनाने का अधिकार है। और ऐसे इस अधिकार का प्रयोग करते दोनों ही कानून बना देंगे। और इन कानूनों में विरोधाभास है। अतः किसी भी जैसे एक बात पे जैसे कोई सजा है तो केंद्र सरकार ने कहा 5 साल की सजा होगी, क्या कि यदि कानून नहीं मानोगे तो 5 साल की सजा होगी। राज्य सरकार कहते हैं 10 साल की सजा होगी। तो ऐसे करके एक ही बात के लिए यदि सजाएं, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें क्या एक ही बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो केंद्र सरकार ने जो चीज तय की है वही बात मानी जाएगी। ये कौन कहता है? ये भी हमारे 254 कहता है। तो संसदीय कानून ही प्रभावी होगा। यदि राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि संसदीय विधि के विरुद्ध है, उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा गया था तथा उस राष्ट्रपति ने उसे सहमति दे दी, तो उस राज्य में वो कानून लागू होगा, लेकिन संसद नई विधि के द्वारा राज्य विधि को खत्म भी कर सकती है। तो ये बात भी आप समझ सकते हैं कि राज्य विधान, जैसे मान लो कोई केस आया, ये वाला केस था, अब राज्यपाल ने किसको भेज दिया? घुमा फिरा के राज्यपाल के पास आया, राज्यपाल ने इसको राष्ट्रपति को भेज दिया, राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया और कानून बन गया। अब संसद ने भी कानून बनाया, राष्ट्रपति के पास आया और उसमें भी कानून बन गया। अब इसमें टकराहट हो गई, तो जो पहले लागू किया था वो इस राज्य पे लागू होगा, जो राष्ट्रपति ने साइन किया था वो इस राज्य पे लागू होगा। इसने जो राष्ट्रपति ने लागू किया ये पूरे देश पे लागू होगा, इस राज्य पे नहीं। लेकिन राष्ट्र संसद चाहे तो इसमें साफ साफ लिख सकती है कि ये हमारे इस राज्य पे भी लागू होगा, तो होगा। यदि साफ साफ कह दे तो होगा ही होगा, ऐसे नहीं कह सकते। तो दोबारा देख देते हैं। यदि राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि संसदीय विधि के विरुद्ध है और उससे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा गया था तथा उसे राष्ट्रपति के द्वारा सहमति दे दी गई थी, तो उस राज्य में वो कानून लागू होगा, लेकिन संसद नए कानून के द्वारा राज्य विधि को समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 255 क्या कहता है? यदि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी, कि जैसे कोई विधेयक था, जैसे हमारे धन विधेयक होते हैं, धन विधेयकों में क्या होता है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन आपने पूर्व अनुमति ली नहीं और उसके बिना ही विधेयक को पारित कर दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस आधार पर इस अधिनियम को माना नहीं जाएगा। भैया इस आधार पर तो माना ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पारित होने का मतलब राज्यपाल या राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ही ये पारित होते हैं। अब संघ के पास क्या विधायी शक्तियां ज्यादा होती है, संघ के पास क्या विधायी शक्तियां ज्यादा होती है और अवशिष्ट शक्तियां भी संघ को ही दी गई है। और बात करें अनेक अवसरों पर संघ राज्य की विधायी शक्तियों पर अतिक्रमण भी कर सकता है, लेकिन राज्य विधायिका संघ सूची के विषय पर कभी भी अतिक्रमण नहीं कर सकती। मतलब कैसी भी परिस्थिति आ जाए, राज्य विधायिका संघ के विषयों पर कानून नहीं बना सकती, लेकिन संघ क्या कर सकता है? बहुत सारे मौके आपातकाल के टाइम बना सकता है। 249 के तहत यदि राज्य सभा यदि बहुमत से पारित करके यह शक्ति संसद को दे दे तो बना सकती है। बहुत सारे ऐसे मौके जिनमें जैसे विदेशी कोई संधि है, समझौता है, उसको लागू करना है तो बना सकता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें संघ तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन राज्य क्या है? संघ सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकता। हम आगे देखेंगे इसके अन्य मामलों में संघ की विधायी शक्ति या विधायी श्रेष्ठता या सर्वोच्चता के बारे में। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्या जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। कब? जब राष्ट्रपति शासन लागू हो। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कोई अधिनियम है, क्या राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियम है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए उसको आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद कितने के तहत? 200 के तहत। अनुच्छेद कितना? 200 के तहत क्या राज्यपाल उस अधिनियम को या विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। अब बात करें आगे कि किसी संस्था को राष्ट्रीय महत्व को घोषित करके क्या उसके लिए भी संसद कानून बना सकती है। जो कोई संस्था है उसको क्या है राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया और उसके लिए संसद क्या है कानून बना सकती है।
राज्य सूची के कुछ विषयों पर राज्य विधानमंडल में विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। राज्य सूची के बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनमें यदि उन पे कानून बनाना हो तो उसको विधानमंडल में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि विधेयक आता है, जैसे विधेयक व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर यदि रोक लगाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, चाहे वो राज्य सूची का विषय पर ही क्यों ना हो। यदि वित्तीय आपातकाल है, क्या है, वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति आदेश देता है, ये निर्देश देता है या दे सकता है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित धन विधेयक, मनी बिल या अन्य कोई फाइनेंस वित्त विधेयक है या फाइनेंस बिल है, ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन कब, जब क्या हो, वित्तीय आपातकाल चल रहा हो, इसके अलावा नहीं। वित्तीय आपातकाल के समय ही ऐसा हो सकता है। संघ के पास विधायी शक्तियां ज्यादा होती है और अवशिष्ट शक्तियां भी किसको दी गई है, संघ को दी गई है। समवर्ती सूची पर भी संघ को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तो ये देख सकते हैं संघ के पास विधायी शक्तियां भी ज्यादा है, साथ ही साथ अवशिष्ट शक्तियां भी क्या संघ को ज्यादा दी गई है। समवर्ती सूची पर भी संघ को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बात करें, अनेक अवसरों पर संघ की विधायी शक्तियों का अतिक्रमण कर सकता है। क्या है, अनेक अवसरों पर संघ राज्य की जो विधायी शक्तियां उन पर अतिक्रमण कर सकता है, लेकिन राज्य विधायिका संघ की सूचियों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती। संघ क्या राज्य को कानून बनाने से रोक भी सकता है। संघ क्या कर सकता है, राज्य को कानून बनाने से रोक भी सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल अपने पास किसी अधिनियम को रख सकता है, कानून को रख सकता है, अर्थात राज्य को कानून बनाने से रोक भी सकता है। तो राज्यपाल को कहकर रुकवाया भी जा सकता है। अब बात करेंगे हम केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में। किसके बारे में, प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात करें। केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख हमारे भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य किया गया है। कहाँ से कहाँ तक, 256 से 263 के अंदर किया गया है। भाग 11 में अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख है। किसमें, अनुच्छेद 73 में तो संघ की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख है, तो वैसे अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां उनका उल्लेख किया गया है। भारत में कार्यपालिका कैसी है, दोहरी कार्यपालिका है, अर्थात संघ की अलग कार्यपालिका है और राज्य की कार्यपालिका अलग है। अर्थात राज्य की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका के अधीन कार्य नहीं करती है, बल्कि राज्य की कार्यपालिका स्वायत्त है। राज्य की कार्यपालिका क्या है, स्वायत्त रूप से कार्य करती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें संघीय कार्यपालिका राज्य को आदेश दे सकती है। जैसे कौन कौन से ऐसे मामले, आगे आता है हमारा अनुच्छेद 256। 256 क्या कहता है, इसके अनुसार संघ राज्य को यह आदेश दे सकता है कि संसद के द्वारा पारित किए गए अधिनियम क्या है, उस राज्य में लागू होंगे। क्या, संघ राज्य को यह आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि संसद के द्वारा पारित किए गए अधिनियम को राज्य में वो लागू करे। अनुच्छेद 257 क्या कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 257 के अनुसार कुछ मामलों में संघ का राज्यों पर नियंत्रण है। कुछ मामलों में क्या है, संघ का राज्यों पर नियंत्रण होता है। संघ राज्य को यह निर्देश दे सकता है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग इस तरह से करे कि संघ की कार्यपालिका शक्तियों से उसका टकराव न हो। तो राज्य को आदेश दिया जा सकता है, संघ राज्य को यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी जब कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करे तो इस तरह से करे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के साथ उसका टकराव ना हो। ये बात सही है। संघ राज्यों में रेल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि के रखरखाव और संरक्षण के निर्देश भी राज्य को दे सकता है कि उनको संभाल के रखे। अनुच्छेद 350 एक क्या कहता है, अनुच्छेद 350 एक के अनुसार केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में दे। राज्य में जो अल्पसंख्यक रहते हैं उनको यदि आरंभिक शिक्षा दी जानी है तो वो उसकी मातृभाषा में दी जाए, तो इसके निर्देश दे सकता कौन, हमारे केंद्र सरकार राज्य को ये दे सकता है आदेश। फिर अनुच्छेद आता 347। अनुच्छेद 347 में क्या लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य में किसी भाषा को बोलने वाले लोग पर्याप्त संख्या में रहते हैं, कि राज्य में यदि कोई भाषा है और उसको बोलने वाले लोग वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, तो वे राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि प्रशासन में उनकी भाषा का प्रयोग हो। क्या, प्रशासन में उनकी भाषा का प्रयोग हो, तो राष्ट्रपति उनकी मांग से संतुष्ट हो जाता है, तो वह राज्य को ये निर्देश दे सकता है कि उस भाषा का प्रयोग प्रशासन में करे। अर्थात सारे के सारे राज्य में या राज्य के किसी विशेष क्षेत्र में उस भाषा का प्रयोग प्रशासन में किया जाना चाहिए।
तो हमारे अनुच्छेद 347 में ऐसा कहा गया है। फिर अनुच्छेद 339 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 339 के अनुसार केंद्र राज्य को यह निर्देश दे सकता है कि एससी और एसटी इनके विकास के लिए राज्य विशेष योजनाएं और कार्यक्रम बनाए। तो अनुच्छेद किसमें 339 में केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है या आदेश दे सकता है कि वह एससी और एसटी के विकास के लिए विशेष योजनाएं और बहुत सारे कार्यक्रम बनाए। अनुच्छेद 244 की बात करें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार केंद्र राज्य को यह निर्देश दे सकता है कि राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम बनाए। तो ये कह सकता है। अब बात करें अनुच्छेद 275 की। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र राज्य को अनुदान देता है। क्या करता है? केंद्र राज्य को अनुदान देता है और अनुदान के लिए केंद्र विशेष शर्तें निर्धारित करता है और इस शर्तें भी कैसे एक ही प्रकार से निर्देशित की जाती है। अनुच्छेद 311 की बात करें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं उनके अधिकारियों को विशेष संरक्षण दिया जाता है। किसको? अखिल भारतीय सेवाएं होती है, अर्थात जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, आईएएस आईपीएस की सर्विसेज होती है, नौकरियां होती हैं, उनके जो अधिकारी होते हैं उनको विशेष संरक्षण दिया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं उनके वेतन, भत्ते और शर्तें कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, जबकि सेवाएं किसको देते हैं? राज्य सरकार को। राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकती, जबकि राज्यों का पूरा प्रशासन अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी की ही चलाते, जबकि उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर सकते, जबकि चलाते तो वही है सारा का सारा प्रशासन। ये उनको उन्मुक्ति कहाँ मिली है? 311 अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 356 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है तथा राज्य की सारी कार्यपालिक शक्तियों को अपने पास ले सकता है। केंद्र क्या कर सकता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है और सारी शक्तियों को अपने पास ले सकता है। अनुच्छेद 352 की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश भी दे सकती है। क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, आदेश दे सकती है? अनुच्छेद 360 के तहत यदि वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, क्या हमारे देश के अंदर यदि वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है तो उस समय केंद्र सरकार राज्य को वित्तीय निर्देश दे सकती है कि खर्चा कम करे। राज्य की जो कार्यपालिका है इसका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार मुख्यमंत्री के विरुद्ध यदि जांच आयोग है उसका गठन कर सकती है। केंद्र सरकार यदि मुख्यमंत्री के खिलाफ यदि कोई जांच आयोग है तो उसका गठन कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार राज्यों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सशस्त्र केंद्रीय बल अर्थात जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है इनको राज्यों में लगा सकता है, अर्थात राज्य की अनुमति के बिना या राज्य की सहमति के बिना भी केंद्र सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सशस्त्र केंद्रीय बलों की नियुक्ति कर सकता है। कौन कर सकता है? हमारी केंद्र सरकार ऐसा कर सकता है और ऐसा मणिपुर में किया जाता है। फिर पीएससी की बात करें, लोक सेवा आयोग की, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जेपीएससी क्या होती है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के आग्रह पर संसद के द्वारा बनाई जाती है। यूपीएससी राज्यपाल के आग्रह और राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य को सेवाएं भी दे सकता चाहे। 2 या 2 से अधिक जो राज्य है उनके आग्रह पर यूपीएससी संयुक्त भर्ती की योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों की सहायता कर सकती है ऐसा करने में। लेकिन ये कब? जब 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसा आग्रह करें। अनुच्छेद 263 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। किसका? इंटर स्टेट काउंसिल का उल्लेख किया है हमारे अनुच्छेद 263 में। अब इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है? अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद एक अस्थायी संवैधानिक निकाय होती है जिसका पदेन अध्यक्ष हमारा प्रधानमंत्री होता है, बाकी सदस्य होते हैं। सदस्यों में 6 तो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं जिसमें गृह मंत्री होना अनिवार्य है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं। यदि राष्ट्रपति शासन लगा हो तो राज्यपाल खुद होगा। केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के प्रशासक इसके सदस्य होंगे। किसके? अंतर्राज्यीय परिषद। अब तक केवल 12 बार ही अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक हुई है। कितनी बार? 12 बार। अब गठन की बात करें तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। पहली बार किसकी सिफारिश पर? सरकारी समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। उद्देश्य क्या था? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। कार्य क्या है? हमारे राज्यों के मध्य केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद, केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद है केंद्र राज्य
उनको समाधान करना, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करेंगे हम केंद्र राज्य के जो वित्तीय संबंध उनके बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद भाग 12 अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 301 के तहत केंद्र राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध है उनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 264 के तहत क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 में वित्त आयोग का अर्थ बताया गया है कि वित्त आयोग क्या है। 265 की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार कानून पास करके ही कोई टैक्स लगाया जा सकता है। ऐसा हमारे अनुच्छेद 265 में लिखा हुआ है कि कोई भी टैक्स लगाना आपको तो केवल केवल कानून पास करके ही टैक्स लगाया जा सकता है, अर्थात बिना कोई कानून पास किए आप टैक्स नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 266 क्या कहता है? अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में लोक लेखा और संचित निधि है, इनका उल्लेख किया गया है कि जो हमारा पब्लिक अकाउंट और कंसोलिडेटेड फंड है इनका उल्लेख हमारे 266 में किया गया है। अनुच्छेद 267 में हमारे कंटिजेंसी फंड या आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 267 में। तो आप इसे याद रखेंगे। 266 में तो हमारे पब्लिक लेखा और संचित निधि और 67 में हमारे आकस्मिक निधि या कंटिजेंसी फंड का उल्लेख किया है। कंटिजेंसी फंड कितना होता है? 500 करोड़ का फंड होता है और यह आकस्मिकता के लिए, इमरजेंसी के लिए होता है हमारे राष्ट्रपति के पास। फिर बात करें अनुच्छेद 268 की, तो अनुच्छेद 268 में क्या ऐसे करों का उल्लेख किया गया है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्य उनको वसूलते हैं, राज्य उनको काम में लेते हैं। जैसे कि हमारी स्टाम्प ड्यूटी होती है। पहले इसमें 2 कर और शामिल थे। कौन कौन से? सौंदर्य प्रसाधनों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क और दवाओं पर लगने वाला उत्पाद शुल्क। ये भी पहले लगते थे लेकिन 101वां संविधान संशोधन करके इसको जीएसटी में शामिल कर लिया गया। अनुच्छेद 269 की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 269 में ऐसे करों का उल्लेख किया गया है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, वसूल भी किए जाते हैं और वसूल करके किनको दे देते हैं? राज्य को दे देते हैं। जैसे हमारा अंतर्राज्यीय व्यापार और परिवहन पर कर। क्या? अंतर्राज्यीय व्यापार और परिवहन पर कर, समाचार पत्रों पर लगने वाला विज्ञापन कर। तो ऐसे कर होते हैं जो केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार इकट्ठी करती है और फिर इकट्ठा करके किसको दे देती है? राज्य को। अनुच्छेद 269 में। फिर आता हमारा अनुच्छेद 269 ए। तो संविधान के अनुच्छेद 269 में आईजीएसटी या इंटीग्रेटेड जीएसटी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 270 में, तो 270 में उन करों का उल्लेख किया गया है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं और वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर संघ और राज्यों में बांट दिए जाते हैं। तो उन करों का उल्लेख हमारे अनुच्छेद 270 में जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, वसूले जाते हैं और वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर संघ और राज्य आपस में बांट लेते हैं। तो अनुच्छेद 268, 269, 271 में दिए गए करों के अलावा सारे कर इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, सीमा शुल्क, ये सारे इसके अंदर शामिल होंगे। लेकिन 268, 269, 271 वाले शामिल कर इसमें शामिल नहीं होंगे। 80वां संविधान संशोधन हुआ था 2000 में। इसमें जो निगम कर और सीमा शुल्क है इनको अनुच्छेद 271 से हटा के 270 में रख दिया गया, अर्थात इनको भी आपको राज्यों से साझा करना पड़ेगा। फिर अनुच्छेद 271 की बात करें तो 271 के अनुसार संघ के प्रयोजन के लिए कर, अनुच्छेद 269 और 270 में शामिल कर, इन पर अधिभार लगा सकते हैं। अर्थात केंद्र सरकार चाहे तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए ये अधिभार भी लगा सकती है, अर्थात टैक्स के ऊपर टैक्स भी लगा सकती है। अनुच्छेद 275 क्या कहता है? अनुच्छेद 275 के अनुसार भारत में संविधान के अनुच्छेद 275 में केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान बताया गया है। मतलब सामान्य अनुदान, विशेष अनुदान। उपयुक्त अनुदान भारत की संचित निधि से ही भारित होंगे, अर्थात केंद्र सरकार राज्य को अनुदान दे सकती है, सामान्य रूप से भी दे सकती है और किसी विशेष कार्य के लिए भी दे सकती है अनुदान। तो ये हमारे 275 के अंतर्गत आता है। फिर अनुच्छेद 279 ए की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया, अर्थात जीएसटी के अंदर यदि कोई परिवर्तन किया जाएगा तो इसी आधार पर किया जाएगा और इसमें 75% वोट होने अनिवार्य है। अनुच्छेद 280 की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अब वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है हर 5 साल में, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। अब सदस्य की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। वित्त आयोग के सदस्य की योग्यता का निर्धारण जो अध्यक्ष होगा वो वित्तीय मामलों, सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। सदस्य की योग्यता की बात करें तो एक तो हमारे क्या आर्थिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए,
विधिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, जो क्या हमारे उच्च हाई कोर्ट न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला हो। नागरिक सेवा का अनुभवी होना चाहिए, अर्थात उसके पास प्रशासन और वित्तीय विशेषज्ञ का ज्ञान होना चाहिए। सरकारी लेखा सेवा का अनुभवी होना चाहिए। तो ये इस तरह की योग्यता होनी चाहिए ताकि उसको वित्त आयोग का सदस्य बनाया जा सके। वित्त आयोग क्या क्या कार्य करता है? अनुच्छेद 270 के तहत आने वाले जो कर हैं उनमें राज्य की हिस्सेदारी तय करता है। राज्य को दिए जाने वाले अनुदान के बारे में अनुशंसा करता है कि राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए, इसकी अनुशंसा करेगा। राष्ट्रपति यदि कोई अन्य कार्य देता है तो वो कार्य भी करेगा। अभी हमारे 16 वित्त आयोग चल रहा है 2026 से 2027 तक, से 2026-27 से 2031-32 तक, जिसके अध्यक्ष हमारे अरविंद पनगड़ी है। अब सदस्य की बात करें तो सदस्य कौन कौन है? सदस्य हमारे एक अजय नारायण झा है, एनी जॉर्ज मैथ्यू है, सौम्यकांति घोष है और निरंजन राज्याध्यक्ष है। तुम्हारे 4 सदस्य हैं। ये वित्त आयोग की बात करें तो एक अर्ध न्यायिक निकाय है, अर्थात क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब होता है इसके पास सिविल कोर्ट के अधिकार होते हैं, अर्थात किसी को भी समन भेज सकता है, अपने यहाँ उपस्थित होने के लिए कह सकता है, सरकारी अधिकारियों से उनके रिकॉर्ड मांग सकता है और किसी भी से सहायता ले भी सकता है और किसी को कोई आदेश दे भी सकता है। ठीक, किसके पास शक्ति? हमारे वित्त आयोग के पास। अनुच्छेद 282 की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 282 में विवेकाधीन अनुदान का उल्लेख किया गया है। तो हमने आज केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास किया। विधायी, वित्त और प्रशासनिक तीनों संबंधों को जानने का प्रयास किया, थोड़ा फास्ट मोड में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।